आप किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लो, हर एग्ज़ाम में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें आपके इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको अब तक इस चैप्टर से परेशानी होती थी या आप इस चैप्टर में अपने आप को वीक पाते थे, कमज़ोर पाते थे, तो यह वीडियो देख लेने के बाद श्योर हूँ मैं 100% कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ अनुपात की और समानुपात की, तो आप लोगों को इतने दिन से आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपने ज़रूर ये लफ्ज़ सुना होगा कि समानुपात और अनुपात क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं इसके साइन की बात करूं कि इसका चिन्ह कैसा होता है, तो आप लोगों को पता है कि इसका चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। अब इस चीज़ को हम बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। ठीक है मेरे शेर। अब जिनको आता है वो दिल थाम के बैठेंगे और जिनको नहीं आता उनके साथ मिलके सीखेंगे। अब देखिए, बात करते हैं कि ये तो हो गया अनुपात। अब सर जी अगर यही डॉट 4 हो तो ठीक है सर, ये क्या होता है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेरे शेर, तो ये चीज़ होती है समानुपात। क्या होती है? समानुपात। ठीक है, ये चीज़ होती है आपकी समानुपात। ये अनुपात होता है, ये समानुपात होता है। वास्तव में अगर इसकी डेप्थ में जाओगे, इसकी गहराई में जाओगे, ये होता क्या है, ये वास्तव में क्या है? तो ये वास्तव में मेरे से इक्वल का साइन है। आपको बेशक इस तरीके से ये दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन ये वास्तव में अगर देखा जाए तो ये क्या होता है? ये इक्वल है। एक तरह से इसका जो वर्क है ना, इसका जो काम है वो बराबर करना होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ, अगर मैं आपको मोटे मोटे एग्जाम्पल में समझाऊँ, मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? ए रेशियो बी और डबल रेशियो, ठीक है, सी और रेशियो क्या है? डी। अगर मैंने ये चीज़ लिख दी मेरे से, ये मैंने लिख दिया, तो आप लोग समझ जाना यहाँ पर जो ए बी वाला रेशियो होता है, यानी ये वाला रेशियो, पहला रेशियो, ये दूसरे वाले रेशियो के क्या होगा? बराबर होगा। दूसरे वाले रेशियो के बराबर होगा, इसीलिए ये काम करता है बराबर का। तो यहाँ पर आप जो रेशियो वाली चीज़ें हैं उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो। तो यहाँ से हम लिख लेंगे ए अपॉन बी, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए ए और रेशियो को मैंने क्या बना दिया? डिवाइड। ए अपॉन बी, अब ये इक्वल टू बन गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी अपॉन डी। क्या हो जाएगा? सी अपॉन डी। अब आप लोग इससे क्या करते हो? इससे ये करते हो कि जब भी कोई दो वैल्यू आपस में आमने सामने बराबर हो तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। क्या करते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, डी और ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी और ए हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी और ए हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा, यानी डी ए इंटू बी सी। क्या हो जाएगा? आपने अगर मल्टीप्लाई किया यहाँ से तो डी का ए में हो जाएगा, तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा आपका बी सी। ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी और सी का मल्टीप्लाई, ए और डी का मल्टीप्लाई, ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। अब यहाँ से आपने समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बच्चे ये कोई एक मान निकालूंगा, अगर ए निकालूंगा, अगर मुझे ए निकालना है यानी ये निकालना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके ये बी सी बटे डी हो जाएगा। ए निकालना है तो बी सी बटे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस तरह से। और ए होता क्या है? ए आपका होता है प्रथमानुपाती। ये जो शुरू वाली वैल्यू होती है प्रथमानुपाती। अब प्रथमानुपाती का मतलब क्या होता है? प्रथम अनुपात। क्या होता है? प्रथमानुपाती का मतलब होता है प्रथम अनुपात। ये चीज़ याद रखिएगा, क्या होता है? प्रथम अनुपात। प्रथम अनुपात जो सबसे पहले हो, सबसे पहले अगर यहाँ ए से आपकी सीरीज चालू है, सवाल XYZ से ही होगा या ABCD से होगा, क्योंकि वेरिएबल दो ही मैथ में यूज होते हैं ज़्यादातर, जो मोस्टली आपके फेमस हैं, या तो ABCD होगा या तो XYZ होगा। तो मेरे शेर
इट डजेंट मैटर कि क्या यूज हो रहा है, वेरिएबल XYZ भी है, वेरिएबल ABC है, केवल आपको कंटेंट पे ध्यान देना है, केवल आपको फॉर्मेट को समझना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, A रेशियो B डबल रेशियो C रेशियो D आपको देगा, यानी AB समानुपात CD है। AB समानुपात किसके है, CD के है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, जो A आपका होता है ये प्रथमानुपाती होता है, A होता है ये प्रथमानुपाती होता है। यहाँ पर आप लोगों को बस इतना याद रखना है, जो AB का मान होगा वो CD के मान के क्या होगा, इक्वल होगा, वो CD के मान के क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा, यानी A का गुणा D से कर देंगे, जो कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा A का गुणा D से कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो AD आया कहाँ से, AD आया देखिए यहाँ से, पहले और पहले का गुणा हुआ तो AD आ गया। अब यही चीज़ आपको बाद में बता दी जाती है कि बाहर बाहर का करो, अंदर अंदर का, लेकिन अंदर अंदर और बाहर बाहर का करते क्यों है, रीजन क्या है उसका करने का, वो यहाँ आप समझ लो। ठीक है, देखिए मैंने इस सूत्र के माध्यम से इसको हल किया तो AD इक्वल टू BC आया, यानी AD कौन है, पहला वाला पद और लास्ट वाला पद, यानी प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती दोनों को एक, दोनों बराबर होते हैं द्वितीय और तृतीया के, यानी कि आप कह सकते हैं प्रथम पद और चतुर्थ पद दोनों का गुणा बराबर होता है सेकंड पद और थर्ड पद के। ठीक है, तो यहाँ पर AD बराबर होंगे BC के, AD बराबर होंगे BC के। अब जब भी सवाल में यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल आपको कोई अंक दिया गया होगा, कोई डिजिट दिया गया होगा और गायब कर दिया गया होगा इसमें से, या तो A को गायब करके आपसे प्रथमानुपाती पूछ लेगा, या तो C को गायब करके आपसे तृतीयानुपाती पूछ लेगा, या तो D को गायब करके आपसे चतुर्थानुपाती पूछ लेगा। यही तो पूछता है और कुछ नहीं पूछता। पूरे अनुपात के चैप्टर में आपसे यही चीजें घुमा फिरा के पूछी जाएंगी। अब बशर्ते दिक्कत ये है कि कुछ बच्चों को यहाँ समझ में आता है तो वो जल्दी कर लेते हैं, और कुछ को कुछ समझना ही नहीं चाहते, उनकी तो बात ही छोड़ दो। और कुछ होते हैं जिनको अभी नहीं समझ में आया, उन्हें मैं सवाल करवाऊंगा, एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, टोटल चीजें एक एक चीजें आप बेसिक से लेके चलो, ताकि मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला है कि मैथ इस कदर पढ़ो कि आगे कभी फ्यूचर में मैथ पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इन फ्यूचर आप अपने पैदा होने वाले बच्चों को मैथ पढ़ाओ, मैथ की बुक लिख डालो। इतनी कैपेसिटी, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर जिस दिन आपने पैदा कर लिया, उसी दिन समझूंगा आप ग्रेट बन गए। कुछ होता नहीं है बच्चे। एक चीज आप जरूर सोचा करो मैथ पढ़ने से पहले कि जो मैथ बनाया है वो भी हम ही आप थे, वो भी हम ही आप थे, हमारी तरह एक आदमी ही था। ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वाई वी कैन नॉट डू दिस, हम क्यों नहीं कर सकते? जिस दिन आप अपने अंदर ये चीजें ठान लोगे कि वी कैन डू, हम कर सकते हैं, उस दिन आप यू विल बी एबल टू डू एनी काइंड्स ऑफ थिंग्स, कुछ भी आप करने के काबिल हो जाओगे। बस दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है मैथ हमें डराती है और हम मैथ से डरते रहते हैं। सामने वाला, मैंने बोला ना, मैथ अगर आपका एनिमी है, आपका शत्रु है, तो कभी भी मैथ आपको सीख में नहीं आएगी, कभी भी आप मैथ नहीं सीख पाओगे। जिस दिन आपने इसको अपना फ्रेंड बना लिया, इससे हाथ मिला लिया, उस दिन ये इजी लगने लगेगी। और यही नहीं, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आपको इजी लगने लगेगा जब आप उसे अपने टच में रखोगे, अपने स्पर्श में रखोगे। आप उसे अपने से दूर खुद कर रहे हो, कारण नहीं आ रही। सर नहीं आ रही है, ये कौन सी बात होती है? नहीं आने का मतलब या तो आप उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, आप लगाव नहीं रख रहे हो, या लगाव रखना नहीं चाहते, या डर रहे हो। उसी डर को निकालो, आप आ जाएगी। चलते हैं कम टू द पॉइंट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। यहां पर आपको प्रथमानुपाती पूछ लेगा, द्वितीयानुपाती पूछ लेगा, तृतीयानुपाती पूछ लेगा और चतुर्थानुपाती पूछ लेगा। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो सवाल इजीली आप कर पाओगे। अच्छा, कुछ फॉर्मेट यहां से आप यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चे, क्या देखो, अब यहां तो मैंने चारों चीजें गिवन है, चारों चीजें गिवन है, तब तो आपने कर लिया। लेकिन अगर एक चीज कोई मिस हो गई, मान लो आपको चतुर्थानुपाती निकालना है, तृतीया निकालना है, तृतीया के नीचे यहाँ पे गायब है वैल्यू, यहाँ पे गायब है तो आपने यहाँ क्या ले लिया? x ले लिया। यहाँ पे गायब है तो आपने x ले लिया। ठीक है, अब अगर x का मान निकालोगे आप तो क्या करोगे?
अगर x का मान निकालोगे तो आप सबको पता है, ध्यान दीजिए, अभी हमें किसका निकालना है, अभी हमें निकालना है c का मान। तो देखो ना यहाँ पे c का निकालना है, इसका मान, तो इसका निकालना, तो ये चीज़ इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड में लग जाएगी, ये चीज़ इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड में लग जाएगी। तो आप देखो कितना आसानी से निकाल लोगे आप मान। भैया c निकालना है क्योंकि तीसरे नंबर पे c आता है, इतना याद रखना। प्रथमानुपाती है तो a है, द्वितीयानुपाती है तो b है, तृतीयानुपाती है तो c है, चतुर्थानुपाती है तो d है। सर का बस एक फॉर्मूला याद रखना, AD बराबर BC होता है। अगर c निकालना है तो 20 के बटे में आ जाएगा, आंसर होगा AD, यानी प्रथम पद और सेकेंड, प्रथम पद और लास्ट पद को गुणा कर देना और बटे में b रख देना चाहिए, क्योंकि अभी हम तृतीया पद निकाल रहे हैं। तो तृतीया पद को निकालने का फॉर्मूला आप यहाँ से ले सकते हैं, AD बटे B। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि जो पेपर में, जो आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेशियो प्रोपोर्शन से, वो किस किस टाइप के बन सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, उन सारे क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर है, लगा हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं पेपर में, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के बनते हैं। उन सारे टाइप के एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊँगा, ताकि किसी प्रकार के क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं, पहला जो टाइप जो बनता है उसकी चर्चा हम करेंगे। पहला टाइप आपका आता है समानुपात पर आधारित प्रश्न। किस पर आता है, समानुपात पर आधारित प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो, रेशियो पर आधारित प्रश्न आपका आता है। क्या आता है, सेकंड टाइप जो बनता है वो आपका बनता है अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। मतलब आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें आपको अनुपाती संख्याएं बतानी रहेंगी, रेशियो वाले नंबर आपको बताने रहेंगे कि कैसे निकालेंगे, इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी, इस तरह से आपको बताना होगा। आगे चलते हैं, तीसरा जो टाइप आपका बनता है वो आप देख पा रहे होंगे, तीसरा टाइप आपका बनता है अनुपातों का मान ज्ञात करना। आपको रेशियो दे देगा और उसका आपको मान बताना रहेगा कि इस रेशियो का कितना मान है, क्या है। आगे बात करते हैं, चौथा जो टाइप आपका बनेगा वो जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, कि इस संख्या में से इतना निकाल लेते हैं और इस संख्या में से इतना निकाल लेते हैं, तो ये संख्या ये बन जाती है, तो ये संख्या कौन सी है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगले टाइप की बात करते हैं, टाइप नंबर 5 की। तो टाइप नंबर 5 आपका है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, द नंबर विच इज बेस्ड ऑन नंबर, क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन नंबर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। एवन में आप लोगों को मिलेगा अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। किस पर, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न, ये भी आपको देखने को मिलेगा। यानी अनुपाती विभाजन का मतलब क्या होता है, बंटवारा होगा, कुछ संख्याओं को इस रेशियो में रखा गया, कुछ संख्याओं को इस रेशियो में रखा गया, उस पर भी आपको डिपेंड क्वेश्चन मिलेंगे। अगला 8वें टाइप की बात कर लेते हैं। तो टाइप नंबर 8 आपका है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। आपने पढ़ा होगा कि एक पोटली में 20 सिक्के हैं, अब उन सिक्कों में कोई 50 पैसा का है, कोई 1 रुपये का, कोई 25 पैसे का है। अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है, तो सिक्कों की संख्या बताओ। इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। लास्ट टाइप की बात कर लेते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट टाइप है जो आपसे पूछा जाता है, वो कौन सा है, वो टाइप है मेरे दोस्त आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। कौन सा है, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। पहले टाइप की हम बात करते हैं तो समानुपात पर आधारित प्रश्न। समानुपात पर आधारित प्रश्न का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है प्रश्न। पहला क्वेश्चन है 3:5 डबल रेशियो 21 रेशियो क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ इन्होंने 3:5, यहाँ पर दिया है 21 और रेशियो पूछा है आपसे चतुर्थानुपाती, यहाँ पर क्या आएगा। कोई दिक्कत नहीं, सवाल यहाँ से आप इजीली कर पाओगे। कैसे, देख लीजिए। जब आपको चतुर्था निकालना हो, चौथी संख्या कोई सी भी निकालनी हो, अगर 3 गिवन है, एक निकालनी, तो उसको आप अज्यूम कर लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो। मान लिया मैंने चौथी संख्या x है, ठीक है, x का ही मान फाइंड आउट करना, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको मैंने बताया था अगर चौथी निकालनी हो तो मतलब d निकालना है। क्या निकालना है, d निकालना है। d निकालना है तो आपने सूत्र क्या पढ़ा था, उस तरीके से भी कर सकते हो, अदरवाइज दूसरा तरीका भी मेरे पास है। भैया बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कर लो, यानी इसका गुणा इससे कर दो, इसका इससे कर दो, दोनों एक दूसरे के क्या कर दो, इक्वल कर दो। क्यों, क्योंकि आप सबको पता है अगर ये a है, ये b है, ये c है, ये d है,
आपको क्या बोला था कि AD बराबर BC होता है। क्या होता है? AD बराबर होता है हमेशा किसके? BC के। यही तो बोला था, देखो लास्ट का, शुरू बीच बीच का, ठीक है। AD बराबर होता है BC के। निकालना कौन सा है? D निकालना है। निकालना कौन सा है? D निकालना है। तो D निकालना है मेरे शेर। A भैया उठ के यहाँ चले जाएंगे इसके नीचे, D देखो निकल गया। A भैया चले जाएंगे किसके नीचे? D के नीचे चले जाएंगे, सॉरी BC। तो BC बटे A कर दो, आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको D फाइन, D फॉर डॉग यानी X फॉर आपका एक्समस निकालना है। तो देख लो, B मतलब दूसरी संख्या 5 गुणे C मतलब तीसरी संख्या 21, तो 5 गुणे 21 हो गया, बताइए। और बटे में A पहली संख्या 3 हो गया, 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35। तो बच्चे D का मान कितना आ गया? D का मान कितना आ गया? आप बोलो सर 35 आ गया। कितना आ गया? 35 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? कोई परेशानी? अब आप कहोगे सर कि ये दूसरे तरीके से मैंने पढ़ा, तो पढ़ा आपने, निकलेगा वही, लेकिन फॉर्मूले का यूज अगर आप करोगे तो आप जो है थोड़ी जल्दी कर पाओगे। अच्छा, हमेशा लिखना नहीं है ये चीज़ तो आपको पता है। पहली संख्या A है, दूसरी B है, तीसरी C है, चौथी जाहिर सी बात D है। अब कुछ भी पूछ ले आपको इसी फॉर्मेट पे करते जाना है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? नहीं करना है मत करो भैया। बाहर का मल्टीप्लाई कर लो, अंदर का कर लो, दोनों एक दूसरे के, बात वही होती है। मैंने सीधे तरीके से बताया है, आप टेढ़े तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं। 3 का x में गुणा किया मैंने, देखो 3x हो गया, इक्वल टू 5 का 21 में किया, तो 5 गुणे 21 पूरा नहीं कर रहा हूँ, 21 पंजे 105 होता है, लेकिन कट जाना है तो क्यों? 3 से काट दिया ये 7 बार, 7 गुणे 5 x बराबर कितना हो गया? 35 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 35 हो गया। इस तरह से भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहीं से भी आपसे सवाल पूछ ले, आप आंसर तक इजीली पहुंच जाओगे। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल, जो कि समानुपात पर आधारित प्रश्न था। किस पर था? समानुपात पर आधारित प्रश्न था। तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे तो आप इजीली उन्हें निकाल पाओगे। चलते हैं सेकंड टाइप का एक प्रश्न देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन सेकंड और सेकंड टाइप का आपका एग्जाम्पल है, जो कि अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। क्या है? अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना पूछता है। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेंगे। कैसे है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका एग्जाम्पल में दिया था 9 और 25 का मध्यानुपाती। पहला क्वेश्चन क्या था? 9 और 25 का मध्यानुपाती। तो कोई बात नहीं, 9 और 25 है, बस केवल संख्या लिख लो। अब निकालना क्या है इसका ननिकालना है मध्यानुपाती, मतलब दूसरी संख्या, मतलब B का मान निकालना है। किसका निकालना है? मध्यानुपाती। ठीक है, मतलब दूसरी संख्या, मतलब B का मान निकालना है। तो मध्यानुपाती मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए, 2 ही अंक हैं, और जब भी मध्यानुपाती निकालना हो तो आप डाल दोगे रूट में। किस में डाल दोगे? रूट में डाल दोगे, और दोनों का आपस में क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके रूट में डाल दोगे। देखो, मध्यानुपाती का मतलब होता है डायरेक्ट इन वैल्यू को रूट में डाल दो और इनको इनटू करके डालो। किस में डालो? इनटू करके डाल दो रूट में। यही आपका आंसर हो गया। अब आंसर ये नहीं हुआ क्योंकि इसे सॉल्व भी करना है, रूट हटाना है। तो रूट हटा दो मेरे शेर, क्या होगा? देख लो, रूट हटा दो। अच्छा, रूट का मतलब ये मानना कि अभी इसका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? रूट के अंदर AB। रूट के अंदर क्या बना? AB। A मतलब पहली संख्या, B मतलब दूसरी संख्या। तो जब भी आपको मध्यानुपाती निकालना हो तो इस फॉर्मूले पे आप जा सकते हैं। किस पे जा सकते हैं? रूट AB। ठीक है, रूट के अंदर क्या? AB। अब एक चीज बताओ, यहाँ से अगर मैं बात करूँ 9 और 25, तो 9 बाहर निकलेगा 3 बन के, 25 बाहर निकलेगा 5 बन के, 9 बाहर निकलेगा 3 बन के, 25 बाहर निकलेगा 5 बन के। तो मेरे शेर आंसर क्या होगा? 15 होगा। क्या होगा? 3 5 जा 15। तो 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा? 9 और 25 का मध्यानुपाती आपका होगा 15। अब आप कहोगे सर 15 आया कैसे? तो भैया कोई दिक्कत नहीं, मध्यानुपाती का मतलब बीच वाला, मध्यानुपात मतलब इनके बीच में वो संख्या नहीं गिवन है, इनके बीच में वो संख्या गिवन नहीं है। मध्यानुपाती, बीच वाला अनुपात। तो बीच वाला अनुपात देखो, अब इसका यहाँ भी नहीं कुछ है, यहाँ भी कुछ नहीं है, और यहाँ भी कुछ नहीं है। सॉरी, इनके बीच में नहीं है, क्योंकि मध्या पूछा ना, मतलब ये शुरू वाले, ये A है,
है, ये डी है। बी और सी गायब कर दिया इन्होंने, बी और सी गायब कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, अगर मैं कहूँ ए और डी गिवन है, ए और डी गिवन है, बी और सी को क्या मान लेंगे, बी भी एक्स मान लेंगे और सी भी आप एक्स मान लेंगे। ये दोनों आपस में क्या थे, ये दोनों आपस में यहाँ पे वो थे, ठीक है। अब क्या करोगे, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, सॉरी सी भी एक्स है क्योंकि दोनों एक्स हैं। अब अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। तो मेरे सिर क्या कर रहे थे आप लोग, यही तो कर रहे थे, मध्यानुपाती निकालना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इसका गुणा करोगे तो ए डी। अब ए डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मिला जुला के टोटल 4 संख्या होनी चाहिए, चाहे वो तृतीया पूछे, चाहे द्वितीया पूछे या प्रथमा पूछे, होनी 4 संख्या चाहिए। अगर 2 है तो 2 आपको अपनी मर्जी से बनानी है। 2 बनाओगे मतलब 2 बार x लोगे या 2 बार a लोगे या 2 बार b लोगे, मतलब उस वैल्यू का स्क्वायर बनना है जो आप लोगे। स्क्वायर हटाते हैं तो संख्याएं कहाँ जाती हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो संख्याएं कहाँ जाती हैं, आप कहोगे रूट में जाती हैं। तो इसीलिए भैया इस पे क्या लग गया, रूट लग गया, इसीलिए इस पे क्या लग गया, रूट लग गया। कुछ हमारे महानुभाव ये सोच रहे होंगे सर रूट लगा क्यों, आखिर क्या वजह है यहाँ रूट लगने की। तो रूट लगने की मेरे दोस्त यही वजह है क्योंकि जब भी आपसे मध्यानुपाती पूछा जाएगा या तृतीयानुपाती पूछा जाएगा और संख्या 2 ही गिवन होगी जबकि 4 होनी चाहिए, तो 2 को आपको अज्यूम करना होगा। अब जब 2 आप अज्यूम करेंगे, मानेंगे अपनी तरफ से, तो या तो दोनों को a मानेंगे या दोनों को x मानेंगे। अब जब 2 सेम वैल्यू आप मानोगे तो जाहिर सी बात है उनका गुणा करने पर उनका स्क्वायर बनेगा, और जब स्क्वायर आप हटाते हैं वन साइड तो दूसरी साइड जाके क्या होता है, रूट लग जाता है। इतना तो आपको पता होगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ ए डी बराबर एक्स स्क्वायर, अब हमें चाहिए एक्स, स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए एक्स। तो मेरे शेर जैसे ही मैं यहाँ एक्स छोड़ूंगा तो ये इधर जाके रूट लगा लेगा, किस पे लगा लेगा, ए डी पे। किस पे लगा लेगा, ए डी पे। देखो यही आपका मध्यानुपाती आ गया। क्या आ गया, मध्यानुपाती आया या नहीं आया, देख लो x बराबर ए डी। अब ए डी क्या है, यही संख्या तो है, ये पहली वाली थी, ये लास्ट वाली थी, क्योंकि बीच वाला पूछा है ना इसने, तो बीच वाला गिवन नहीं, जो चीज़ पूछेगा वो देगा नहीं, अगर वो देगा तो फिर पूछेगा क्यों, बीच वाला पूछा है तो यानी किनारे किनारे वाला दे रखा है, ए और डी दे रखा है, तो हम बीच वाले को अगर x मानेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए डी हो जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट ए डी का मतलब a आपका 9 है, d 25 है, 25 गुणे 9 हो गया। देख लो यही चीज़ मैं आपसे करवाया, 9 और 25, 25 9 में कितना होता है 225। अगर आप गुणा करके भी बाहर निकालोगे तब भी 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15 होता है। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15, तब भी आपका 15 ही निकलेगा। और अगर फुटकर में आप 9 का 3 होता है, 25 का 5 होता है, दोनों का गुणा करोगे तब भी आपका 15 होगा। तो यहाँ से ये चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट है सर कहाँ से फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला हम ही आप बनाते हैं। फॉर्मूला जो बनता है वो आपके इस स्ट्रेटजी पे बनता है, इस तरीके पे बनता है, इसी कॉन्सेप्ट पे ही फॉर्मूले तैयार किए जाते हैं, कहीं अलग से नहीं आते हैं। अब आइंदा आगे से आप लोग ये याद रखना कि जब भी मध्यानुपाती पूछे तो उन संख्याओं को जिनका पूछे उन्हीं को रूट में डाल दो, जिनका भी पूछे अगर 2 संख्याएं गिवन हैं उनको रूट में डाल दो। ठीक है, सवाल का आंसर आप विद इन सेकेंड निकाल लोगे अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो, अदरवाइज फिर वही थोड़ा समय लगना है। चलते हैं अगले टाइप पे। डियर स्टूडेंट, जो टाइप नंबर 3 आपका बनेगा, 3rd टाइप का एग्जाम्पल बनेगा, वो कौन सा बनेगा और टाइप कौन सा होगा, अभी मैंने आपको बताया था, शायद आपने लिख रखा हो। वो टाइप होगा अनुपातों का मान ज्ञात करना होगा। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इन्हें ही बोलते हैं अनुपातों का मान ज्ञात करना। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x रेशियो y बराबर, यदि x रेशियो y बराबर आपको दिया है कितना, 4:5, कितना 4:5 हो, x रेशियो y बराबर 4:5 हो, तो आपसे पूछा क्या है, तो ये तो आपको गिवन है और आपको जो बताना वो यहाँ पर है। तो आपको बताना क्या है,
5x माइनस 3y और रेशियो 6x प्लस 3y, इसका मान आपको बताना है क्या होगा, ये आपको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अब आपने देखा अगर क्वेश्चन ये है तो एक चीज़ आपने देखा कि ये बाईं तरफ का जो वैल्यू होती है, ये बाईं तरफ की जो वैल्यू होती है वो दाईं तरफ की वैल्यू के बराबर होती है, क्योंकि बीच में साइन आपको बराबर दिया गया है। अगर मैं यहाँ इन x भैया की बात करूँ तो इनका मान, पहले वाले का मान यहाँ पर आपको दिया गया है कितना, पहले वाले का मान x का मान आपका 4 है और y वाले का मान यहाँ पर दिया गया है 5 है। अगर x बराबर 4 है, y बराबर 5 है, तो यही सेम मान आप इस वैल्यू में रख दो, आपके सवाल का आंसर निकल जाएगा। तो आपने देखा x इक्वल टू 4 था, y इक्वल टू 5 था, यहाँ रख लो। अब आपको पता है कि दो चिन्हों के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है। 5x, अगर एक x 4 है तो 5x 5 गुना ज़्यादा होगा, तो ये आपका आ गया 20 हो गया, माइनस 3y, अगर एक y 5 है तो 3y कितना होगा, 15 होगा। ये तो आपका पहला ब्रैकेट में ये मान निकल गया, एक्स वाई रखने पे 20 माइनस 15 हो गया। रेशियो अगर यहाँ पर देखेंगे दूसरे ब्रैकेट की बात, 6x है, एक x आपका 4 है तो 6x कितना होगा, 6 चौक 24 होगा, कितना होगा, 24 होगा। प्लस लगा है तो प्लस लगा लो। 3y है, एक y का मान 5 है तो 3y का 3 गुना ज़्यादा होगा, मतलब 15 होगा, कितना होगा, 15 होगा। कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब देखिए पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 20 में से 15 जाए 5, ये रेशियो लगा लेंगे। 24 और 15 को जोड़ देंगे, 5 4 9 होता है बच्चे, 2 1 3 होता है। तो आपके सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो 5:39 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5:39। और यही आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर जो है आप मान बताओ, हल करो इसको। तो 5:39 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप इजीली हल कर पाओगे, केवल ज़रूरत है थोड़ा सा सवाल को समझने की। चलते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप क्या कहता है देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, टाइप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और टाइप 4 आपसे किस प्रकार पूछा जाए, और घटाव पर आधारित प्रश्न, यानी द नंबर विच इज बेस्ड ऑन सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात जो है 5:7 हो जाए, 5:7 हो जाए। तो एक चीज़ बताओ, आपको गिवन है, कितना गिवन है कि 17:19, इसमें से क्या घटाया जाए कि मान लो हमने x घटा दिया इसमें से, कि आपको दिया है कि जो बनने वाली वैल्यू है वो हो जाए 5:7, कितना हो जाए, 5:7। तो एक चीज़ बताओ, अब आप दोनों में से घटाओगे, क्यों, क्योंकि ये x यहाँ भी घटेगा और यहाँ भी घटेगा। तो इस चीज़ को निकलने के बाद हमने अपनी मर्जी से मान लिया, मान लो x घटाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो। अब देखो इसी चीज़ को क्या कर लो, तुरंत बटे में लिख लो। तो 17 अपॉन कितना हो जाएगा, 19। अब चूंकि दोनों पद में से घटाना है तो ऊपर से भी x घटाएंगे और नीचे से भी x घटाएंगे। जब मैंने इन दोनों में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से x घटाया तो मुझे क्या मिल गया, 5, और अपॉन में क्या मिल गया, 7 मिल गया। इतना आप कर लोगे। जब आप इतना कर लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई बाकी है, क्योंकि जब भी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर होती है फ्रैक्शन में तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से 7 से पहले 17 में करेंगे। जिन बच्चों को गुणा नहीं आता वो बिल्कुल एज इट इज़ रख देंगे, 17 × 7, इट डजेंट मैटर, तब भी आप आंसर तक पहुँचेंगे। और कम से कम 20 तक टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो 17 7 जा कितना होता है आपको अच्छे से पता है, 119 होता है, यानी 119 होता है। यहाँ पे आपका 119 हो गया। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस बनता है। 7 से x में करेंगे तो 7x हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, ये हमने इस पद से इन दोनों पदों में गुणा कर लिया। अब बारी है साइन की, साइन बराबर का लग जाएगा।
लग गया बराबर का। अब 5 से करेंगे, 19 पंजे कितना होता है 95, ठीक है 19 पंजे 95, क्योंकि 19 चौक 76 होता है तो 19 पंजे 95, तो यहाँ पर आपका 95 हो गया। अब ये आपका देखो प्लस है, ये माइनस, तो फिर से क्या साइन लगेगा माइनस। 5 से x में होगा तो 5x हो जाएगा। ये मैंने पूरा पूरा गुणा कर लिया। अब बारी है घटाने और जोड़ने की, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए अब एक वैल्यू इधर आएगी और एक वैल्यू इधर जाएगी। अगर मैं 95 को इधर लाता हूँ, अगर मैं 95 को इधर लाता हूँ तो ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा इसमें से। अब 119 में से 95 अगर माइनस होगा तो आप घटा लो, 9 में से 5 जाए 4 और ये बचा 10, 10 में से 9 जाए 1, 14 बचा। कितना बचेगा 14 बचेगा, ठीक है 14 बचेगा या ज़्यादा बचेगा देख लो यार, 2 बचेगा, ये 24 बचेगा, क्योंकि ये तो 11 था, 11 में से 9 जाए 2, ये 24 बच गया। अब ये अगर 24 बच गया तो अगर मैं एक वैल्यू इधर लाया हूँ तो मैथ कहती है कि इधर से भी एक वैल्यू उधर जाएगी। अब माइनस का 7 इधर जाएगा तो क्या बन के जाएगा, प्लस का 7 बन के जाएगा। ऑलरेडी 5 रुपये कर्ज में डूबे थे आप, 7 रुपये अगर दोगे तो आपका निकल के कितना पैसा आएगा, 2 रुपये आएगा। तो यहाँ से प्लस का 2x आपका बच जाता है, क्यों, क्योंकि ये 7x में से 5x घट जाएगा। अब 2x का मान अगर 24 हो जाता है तो यहाँ से x बराबर आपका अच्छे से पता है आपको, इसका आधा हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब जब x इक्वल टू मेरे शेर 12 आ गया तो x ही तो हमने घटाया था, सवाल ने पूछा था क्या घटाने पर, तो x घटाया था और वही हमने प्राप्त कर लिया। तो आपके सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया। जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे आप लोग ऐसे ही करेंगे। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, आपको अगर ऑप्शन दिया है और आपको दिख रहा है कि ये ऑप्शन रखने पर आंसर तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे, तो ऑप्शन रखना वहाँ लाजमी होगा, ऑप्शन रखना वहाँ उचित होगा। अदरवाइज फिर ये तो आपका लास्ट स्टेप बचता है एक्स वगैरह रख के, इससे आप कर लेंगे। लेकिन सवाल को अगर बेसिक तरीके से किया जाए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली किया जाए तो सवाल गलत नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना। उसमें क्या है, उसमें तुक्का मारना पड़ेगा आपको। एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, तीसरा हो सकता है आप पहले से लेके चलें, 4 ऑप्शन तक पहुंचने में आपको 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट, तो फिर वो जल्दी नहीं होगा। आपको पता है कि एक्स रख के करूंगा तो एक ही बार में आंसर सही आएगा, जबकि ऑप्शन रख के करूंगा हो सकता है पहला गलत हो, दूसरा भी गलत हो, तीसरा भी गलत हो। ठीक है, जरूरी तो है नहीं जो आपने चूज किया वही एक ही बार में सही निकलेगा। तो यहाँ से आपके पास दोनों वे मिल जाते हैं, चाहे आप बाई ऑप्शन जाओ या फिर आप मैनुअल जाओ। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप पे। डियर स्टूडेंट, अगला टाइप जो आएगा आपका 5वां टाइप, वो क्या होगा वो भी आप समझ लीजिए। संख्याओं पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये टाइप काफ़ी लाजवाब है और पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे बनते हैं, तो आप लोग इसे थोड़ा अटेंटिवली पढ़िएगा। कहता है सवाल आपका कि 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। यदि इन तीनों संख्याओं का योग 98 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा कि सर 3 संख्याएं हैं और वो भी अनुपात में हैं। कौन कौन सी हैं, 10:15:24 ये है, ये आपकी संख्याओं का अनुपात है। अगर इनका योग देखा जाए तीनों का, तो ये कितनी है 98 है। इनका जो योग है वो 98 है। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अनुपातिक संख्या को कभी भी नेचुरल नंबर नहीं कहा जाता। जब भी संख्याएं अनुपात में हों तो आपके रियल नंबर नहीं होती, मतलब नेचुरल नहीं होती। उनको नेचुरल बनाने के लिए आप उनमें कोई वेरिएबल ऐड करते हो, वेरिएबल उनके साथ पुट करते हो, रखते हो। ये चीज़ याद रखना। डायरेक्ट आप इनको संख्या नहीं मान सकते, मान लेंगे तो भी ठीक है लेकिन मानना उचित नहीं है। अब देखिए, अगर मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए, माना पहली संख्या 10x है, दूसरी संख्या देखो, पहली संख्या 10x है, दूसरी संख्या 15x है, सबके साथ मैंने x लगा दिया। तीसरी संख्या कितनी है 24x है। ये लगाने पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब क्या हुआ,
अगर मैं अपने, अब ये संख्या बन गई, अब ये तीनों क्या बन गई, संख्या। अब तक तो ये अनुपात था, अब तक तो ये रेशियो था। अब क्या हुआ, अब अगर मैं अपनी इन तीन संख्याओं को जोड़ूं, प्लस लगा दूं, तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा है, 24, 15, 39, 10, 49। कितना आ रहा है, 49x मुझे मिल रहा है अगर मैं अपने इन तीन पदों को जोड़ता हूं तो। लेकिन क्वेश्चन में तीन पदों का मान आप लोगों को कितना दिया हुआ है भैया, ये भी तो इन्हीं तीनों का योग है। तो 49x बराबर 98, तो मेरे शेर यहाँ से x का मान आपका निकल जाएगा 49 दूनी 98, x इक्वल टू कितना हो गया, 2। अगर x इक्वल टू 2 आपने निकाल लिया तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 24x है, क्योंकि भैया 24x ही तो सबसे बड़ा। अगर मैं कहूँ 10, 15 और 24 में सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहोगे 24। तो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी गई है, वो है कितना, 24x। अब अगर एक x आपका 2 है तो 24x 24 गुणे 2 होगा, मतलब कितना होगा, 48 होगा। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 48 होगी। तो उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल जब भी संख्याओं पर आधारित प्रश्न आएंगे आप इन्हें बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। आई होप बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में। चलते हैं अगले टाइप की तरफ। तो 6 टाइप में आपका बनता है सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात पर आधारित प्रश्न, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनमें अनुपातों को सम्मिलित करके बनाया जाता हो, एक से ज़्यादा जोड़ के बनाया जाता हो, या फिर उन्हें खंडित कर दिया जाता हो, मतलब सेपरेटली अलग अलग कर दिया जाता हो। तो इस प्रकार के कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि x रेशियो y बराबर 2:3 हो और y रेशियो z बराबर 2:1 हो तो x रेशियो y रेशियो z का मान क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार में एग्जाम में रिपीट होता है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, आपको दो वैल्यू गिवन है, ध्यान दीजिएगा। आपको दिया है यदि x रेशियो y इक्वल टू 2:3, कितना दिया है, 2:3 दिया है। x इक्वल टू y रेशियो x रेशियो y इक्वल टू 2:3 दिया है। फिर उसने कहा है नेक्स्ट में y रेशियो z, अगला जो है y रेशियो z इक्वल टू आपको दिया है 2:1, कितना दिया है, 2:1 दिया है। अब आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि तो x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। आपसे x y z का मान पूछा गया है। तो जब भी ऐसे हो तो मेरे शेर आपको कुछ नहीं करना है, मैं दो तरीके इसके बताऊंगा, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से जा सकते हैं। चलिए तरीका नंबर फर्स्ट आप मैनुअली करेंगे। देखिए ध्यान, थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, थोड़ी सी अगर आप यहाँ समझदारी लगाओगे तो सवाल के आंसर तक पहुँच जाओगे। मैं एक बंदे को ये मान लेता हूँ कि इसमें इस पूरी खेल में, पूरी इस फिल्म में 3 लोग हैं। कौन कौन हैं, जिनका नामांकन क्वेश्चन ने खुद कर रखा है आपसे, x y z हैं। 3 ही लोग रोल को, इस कहानी को प्ले कर रहे हैं, 3 लोग। हुआ यूं कि अगर मैं आपको बताया था पहले कि x का मान यहाँ पर 2 है, x इक्वल टू हमें पता, हम यहाँ 2 रख देंगे, ठीक है। y इक्वल टू हमें यहाँ पता हो गया कितना, y इक्वल टू यहाँ कितना है मेरे से, y इक्वल टू यहाँ पर 3 है। x का मान 2 हो गया, y का मान 3 हो गया। एक चीज़ बताओ, अगर मैं कहूँ कि ये आप हो और ये मैं हूँ, अगर आपके पास 2 हैं, आपका नाम 2 से शुरू है तो जिंदगी भर आपका नाम 2 से ही शुरू होगा। अब यहाँ पे y मतलब 3 है, अगर आप 3 हो तो आप 3 ही हमेशा रहोगे। तो अगर यहाँ y 3 है तो यहाँ भी y कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 2। क्यों है, तो आप कहोगे सर अब हमें y को दोनों जगह पे क्या करना होगा, सेम करना होगा, क्योंकि अगर y यहाँ 3 रुपये लेके घूम रहा है तो y यहाँ भी 3 लेके घूमना चाहिए। तो अब ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, आप देखोगे शुरू वाले y को
कितना है और लास्ट वाले y को। तो शुरू वाला y 3 रुपये लेके घूम रहा और ये दोनों का आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई मन में कर लेना, ये चीज़ कितना होता है, 6 होता है। अगर मैं इसको 6 बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। मैथ कहती है अगर एक पद में आपने 3 से किया तो आपको दूसरे वाले में भी करना पड़ेगा, मतलब z वाले में भी मुझे 3 से करना पड़ेगा। अब इसको देखो मैंने बना लिया 6, यानी ये y का मान यहाँ 6 हो गया और z का मान यहाँ से 3 हो गया। ये मेरा yz निकल गया, 6 और 3। इतना समझ में आया। अब आपने यहाँ y को 6 बनाया है तो यहाँ भी y कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 3 को 6 बनाना है तो 2 का गुणा करोगे। अगर 2 का यहाँ किया तो मैथ कहती भैया पहले पद में भी 2 का करो। अब यहाँ भी कर लिया तो देखो यहाँ से x आपका निकला 2 दूनी कितना 4, x आपका निकल गया 4। अब y दोनों जगह सेम हो गया तो जब 2 बार y रिपीट होगा, अगर मैं कहूँ खेल 3 ही को खेलना है, किसी बंदे को रिपीट नहीं करना है, तो एक बार x को काउंट करोगे, एक बार y को करोगे और एक बार z को करोगे। अब y 2 बार आ रहा है, लेकिन 2 बार आ रहा है बेशक, लेकिन लिया एक ही बार जाएगा खेल में उसको। तो यहाँ पर भी y मतलब 6 और यहाँ पर भी y मतलब 6। तो एक बार y को ले लो, यहाँ पे y कितना आया, 6 आया। और एक बार z को ले लो, z कितना आया, 3 एक कम 3 आया। तीनों का मान हमसे पूछा गया था तो तीनों का मान आपका x y z का मान 4 6 3 आ गया। कितना आ गया, 4 6 3। तो तरीका नंबर ये फर्स्ट था। अदरवाइज आप दूसरे तरीके पे जा सकते हो, तरीका नंबर सेकंड भी। नंबर सेकंड आप देख पा रहे होंगे, तरीका नंबर सेकंड। अच्छा दिया क्या था वो पहले लिख लो, थोड़ा सा दूरी बना के लिखेंगे, x रेशियो y, ठीक है, बराबर आपको दिया गया था यहाँ पे 2 रेशियो 3, ठीक है, 2 रेशियो 3 यही दिया गया था। आप कहोगे हाँ। फिर दिया था y रेशियो z। अब देखो y के नीचे लिखना, y के यहाँ पर एक वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह आप छोड़ सकते हो, ठीक है, ताकि नीचे हम लिख लें। अब y के नीचे y लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, z, y रेशियो z। अब x तो हमारे दूसरे वाले समीकरण में है नहीं तो x की जगह हम छोड़ देंगे। यहाँ पर भी छोड़ दिया और एक जगह यहाँ पे छोड़ दिया। क्यों छोड़ा मैंने, यहाँ पे z आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, इसीलिए मैंने 2 जगह छोड़ दिया। क्यों, क्वेश्चन में 3 चीजें पूछा है, x y और z। क्या क्या पूछा, 3। तो हम जगह कितनी बनाएंगे, 3 बनाएंगे। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ खाली होता, इतना आप लोग जानते हैं। तो भैया यहाँ पर भी खाली कर दिया। क्यों, क्योंकि x y z, z की जगह खाली कर दिया। और यहाँ पर भी y z गिवन है तो x नहीं था, x को खाली रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यही सेम इधर पोर्शन करेंगे, यहाँ पे कुछ गिवन है मतलब z का मान नहीं है तो इसको खाली कर दिया, रेशियो ये वाला खाली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर z हमने गिवन कर लिया तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इसका मान आपको गिवन है, किसका मान, y और z का। तो यहाँ पर तो ये x था तो यहाँ पे हमने लिख लिया और यहाँ पे हमने खाली छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या लिख लिया, y का मान गिवन है और ये y ही है, y का मान कितना है, 2, और z का मान कितना है, 1। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, 1। अब ध्यान दीजिएगा खाली कौन कौन सी जगह छूटी है, जहाँ पे मैंने एक डॉट लगाया वो खाली है, एक ये जगह खाली है और एक ये जगह खाली है। कुछ नहीं करना है, अब आप कर लो, देखो ध्यान से। प्रोपोर्शन यानी समानुपात और अनुपात ये कहता है कि जब खाली हो तो उसके बाएं वाली चीज को वहीं जाके पटक दो। अब देखो बाएं क्या है, अगर ये बंदा कुछ लेके नहीं आया तो ये यही बन जाएगा, यानी यही चीज यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ से आप यहाँ क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, ठीक है। अब देखो इसके बाएं वाला खाली है तो इसके दाएं वाला ये लिख दूंगा मैं, कितना लिख दूंगा, ये 2 लिख दूंगा, ठीक है। बस आपस में इनकी क्या कर लेनी है, मल्टीप्लाई कर लेनी है। 2 दूना 4 ये बन गया x, 3 दूना 6 ये बन गया y, 3 एकम 3 ये बन गया z। तो आपका जो मान आ गया वो 4 रेशियो 6 रेशियो 10 किसका आ गया, x रेशियो y रेशियो z का, सॉरी 4 रेशियो 6 रेशियो 3 है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से, आपकी ये तीनों मान थे खाली है तो x हो गया, ये y है और ये z। इस तरह से भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो हालांकि अभी आपको बताया हूँ, इतना टफ लगा होगा, लेकिन ये है केवल 2 सेकंड का काम। खाली जगह पे बगल वाली चीज़ उठा के रख दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आपका यहाँ से बन जाता है।
ठीक है, चलते हैं अगले टाइप पे। इस चैप्टर से जो टाइप 7 का क्वेश्चन बनता है वो किस प्रकार से बनता है? अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। किस पर बनेगा? अनुपाती विभाजन, यानी कुछ अनुपात आपको दिया गया होगा, उनका बंटवारा कर दिया जाएगा और उस पर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये दिया गया। 3 लड़कियां थीं, उनका नाम सोनी, मोनी और टोनी था। उनको टोटल 2400 रुपये पकड़ा दिया गया। अब 2400 रुपये दिया गया और वो किसी रेशियो में दिया गया, किसी अनुपात में दिया गया, 2:3:5 के अनुपात में बांट दिया गया। सबसे अधिक धन किसको मिला ये आपको बताना है कि सबसे अधिक धन किसको मिला। तो जाहिर सी बात है, आप जो अनुपात सबसे बड़ा देख रहे होंगे उसी को सबसे ज़्यादा मिला है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। लड़कियां थी 3, कौन है? एक S फॉर सोनी है और दूसरा आपका M फॉर मोनी है और तीसरा T फॉर टोनी है। ये 3 लड़कियां हैं और इनको जो मिलने वाली पैसे की राशि है वो लिख लो। इनको मिलने वाली पैसे की राशि, इसको 2 के यूनिट में मिला पैसा, इसको 3 के यूनिट में मिला और इसको 5 के यूनिट में मिला है। इसको 2 यूनिट पैसा मिला, इसको 3 यूनिट, इसको 5। ये रुपया नहीं बोलेंगे आप लोग, क्योंकि ये रियल रुपी नहीं है। मैंने आपको कहा था ये रेशियो है, ये रियल रुपीज़ नहीं है। तो ये इतने यूनिट में मिला। जब इन सबको मिलाया गया है मेरे दोस्त, तो रुपये कुल कितने हो रहे हैं? 2400 रुपये बंटे हैं इन लोगों में। तो सबसे ज़्यादा किसको मिला ये आपको बताना है। ये कुल रुपयों की संख्या है। 2400 कुल हैं। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी अनुपातिक संख्या हो उसे रियल संख्या बनाने में, रियल नंबर बनाने में हमें कोई वेरिएबल ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना सोनी के पास 2x रुपये आए, मोनी के पास 3x आए और क्या नाम है, टोनी के पास जो है 5x आए। तो अब हम देख लेते हैं, इसके पास 2x रुपीज़ हो गए, इसके पास 3x रुपीज़ हो गए और इसके पास 5x रुपीज़ हो गए। तीनों के पास ये रुपए हो गए। अब तीनों का रुपया अगर मैं प्लस करूं तो कितने रुपए हो गए? 2400। तो यहाँ पर कितने हो गए? 5 3 8 2 10, 10x का मान कितना हो गया? 2400 हो गया। तो मेरे शेर एक 0 से एक 0 कट जाएगा। x बराबर कितना हो गया? 240 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 240 हो गया। अब जब x हमें पता चल गया है तो हमें सबके पैसे भी पता चल जाएंगे। पूछा है सबसे ज़्यादा किसको मिले, तो सबसे ज़्यादा टोनी को मिले हैं। और कितने मिले हैं ये भी पूछा है, तो 5x मिले हैं। अगर 1x 240 है तो 5x 5 गुना ज़्यादा होगा। गुणा कर लो, 24 पंजे 120 होता है, मतलब 1200 रुपया केवल अकेले कौन लेके गया है? टोनी लेके गया है। ठीक है, टोनी को कितने रुपए मिले? 1200 रुपये मिले। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप बड़े आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले टाइप पे। डियर स्टूडेंट, टाइप नंबर 8 क्या कहता है और इस प्रकार के टाइप जो है आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सिक्कों पर आधारित प्रश्न। कौन सा है? सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो आपके बेस्ड ऑन कॉइन्स होते हैं, यानी द क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन कॉइन्स, उसको कैसे करेंगे तो उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। एक थैली में, तो लोग बाइक लेके जाते रहते हैं बार बार। क्वेश्चन कहता है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या गिवन है। 1:4 है, के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है, कितनी होगी? तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि इसने जो अनुपातिक संख्या दी है उसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अनुपातिक संख्या क्या दी है कि 1 4 4, 1 4 4, ये आपकी अनुपातिक संख्या है।
ये 1 रुपये है, ये 1 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ मेरे शेर, यहाँ से हम मान लेंगे, यहाँ से हमें मानना पड़ेगा। माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 1x है, 50 पैसे सिक्कों की संख्या 4x है, और जो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या वो भी कितनी है, 4x है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 रुपये का एक सिक्का हो गया, तो यहाँ से इसकी संख्या हो गई 1x। यहाँ से आप लोग लिखोगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या एक लाइन लिख लो, उसके बाद तो हम लोग बराबर क्या है भैया, 1x है। कितना है, 1x है। देखिए ये 1x है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ 50 पैसे की, तो यहाँ पे 50 पैसे लिख के बाकी तो सेम है, तो आप लोग ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। बराबर कितना हो गया, देखो 4x। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे 4x लिख दो। कितना हो गया, 4x है। 25 पैसे के कितने हैं, तो यहाँ से आप लोगों का 25 पैसे की अगर मैं बात करूँ, ये भी कितने हैं, 4x है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ समझो आप लोग, एक चीज़ आप लोग यहाँ से समझेंगे कि जो 1x है ये तो रुपया है, रुपये को तो रुपये में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पैसे हैं उनको रुपये में थोड़ी देर के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ 50 पैसे का 4 सिक्का है, 50 पैसे के टोटल 4 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए, ये बताओ कितने रुपए हो गए। तो आप कहोगे सर 50 पैसे का यदि 4 सिक्का है तो टोटल कितने रुपए हो गए। यहाँ से अगर मैं बात करूँ 2 रुपये हो गए। कितने हो गए, 2 रुपये हो गए। अगर मैं कहूँ 25 पैसे के 4 सिक्के हैं आपके पास, तो रुपया कितना है, क्योंकि रुपया 100 पैसे का होता है, तो रुपया आपके पास केवल 1 होगा, क्योंकि 25 चौका 100, 1 रुपया होगा। तो यहाँ से 1 रुपया मिल गया, और ये ऑलरेडी रुपए में था, तो इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब टोटल रुपए अगर मैं बात करूं अनुपात में कितने हैं आपके पास, तो 1 ये और 2 ये और 1 ये, मतलब 4 रुपए हैं। कितने हैं, 4 रुपए हैं। टोटल 4 रुपए हैं आपके पास, ठीक है, या 4x रुपए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 4x का मान आपका कितना आया है, टोटल 200 रुपये हैं वहाँ पर। कहाँ पर, आपके पास रियल में टोटल 200 रुपये हैं। इधर 4x रुपये हैं और इधर 200 रुपये हैं, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 50। x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 50। अब x बराबर अगर 50 आ गया मेरे शेर, तो आपसे पूछा क्या है, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या अनुपात में कितनी है, 4x है। कितनी है, 4x है। और x का मान अभी अभी आपने फाइंड आउट किया 50 है। अगर मैं कहूँ कि 1x बराबर है 50 के, तो 4x बराबर 4 गुना ज़्यादा होगा, तो 50 गुणे 4 करोगे तो 200, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। और 200 ही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कुछ भी यहाँ से पूछ लेता आपसे कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ, तब क्या करते, तब आपको करना क्या था, कुछ नहीं। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या भी आपकी कितनी थी, 4 ही x थी, यानी सेम थी। 200 वो भी थे, 200 वो भी थे आपके। अब पूछ लेता अगर 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो 1x है, मतलब 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, 50 हैं। अब आप जोड़ के सवाल को वेरीफाई भी कर सकते हो। टोटल 200 रुपये ही होने चाहिए, टोटल 200 रुपये ही होने चाहिए। अब देखिए 200 सिक्के हो गए 50 पैसे के, सॉरी 25 पैसे के, तो रुपये कितने बने, केवल 50 रुपये बने, क्योंकि x ही तो रुपया है, x ही तो रुपया है। देखो
50 रुपया हो गया 25 पैसे का सिक्का। बात करते हैं 200 सिक्के ये भी थे, तो ये कितने हो गए 100 रुपये, 100 रुपये इसके हो गए, तो ये 100 और 50 150 हो गए। अब बात करते हैं 1 रुपये की सिक्कों की संख्या x है, x मतलब कितना रुपया 50 रुपये, तो 150 में अगर 50 और जोड़ोगे तो टोटल 200 रुपये ही तो हो गए, और 200 ही टोटल थे। तो इस तरह से आप जाँच भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन की। चलते हैं अगले टाइप पे, और इस लेसन का लास्ट टाइप अब आपको मैं बताऊंगा, अच्छे से समझिए। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइप आपका इस चैप्टर का जो कि है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, यानी क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का कुल अनुपात 5:9 है। यदि वो क्रम से 1300 और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय आपको रुपए में बताना है कितना होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल काफ़ी लाजवाब है। यहाँ से आप लोगों को दो चीज़ें पता करनी होती हैं। हर व्यक्ति जानता है कि एक इंसान के जीवन में ये तीनों चीज़ आती हैं। एक, पहले वो पैसा कमाता है, दूसरा पैसे को वो यूटिलाइज यानी खर्च करता है, तीसरा खर्च करने के बाद जो मनी उसके पास बचती है उसे उसकी सेविंग बोलते हैं, इट मीन्स बचत बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ आप लोगों के लाइफ में, मेरे लाइफ में और दुनिया के हर व्यक्ति के लाइफ में होती रहती हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को नहीं पूछेंगे कि खर्च क्या है, बचत क्या है और आय क्या है, सबको पता होना चाहिए। अब क्या हुआ, आगे बात करते हैं कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, यानी कोई दो व्यक्ति हैं। अगर मैं कहूँ पहला व्यक्ति A है और दूसरा व्यक्ति B है, तो इनकी जो आय का अनुपात है, ये जो लोग कमा रहे हैं ये आय का अनुपात, तो यहाँ पर हम आय लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? आय। आय इनकी क्या है, ये आप लिख लो 5:3, मतलब A 5 कमाता है तो B कितना कमाता है, 3 कमाता है। ये इनकी आय हो गई। अब बात हम करते हैं दूसरे चीज़ की। अब आय हो गई, अब क्या है, जबकि उनके व्यय का अनुपात, ये लोग खर्च कितना करते हैं, यहाँ पे आप व्यय लिख लो या खर्च लिख लो। खर्च कितना करते हैं मेरे से, A और B का खर्च भी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। A और B का खर्च कितना है, A खर्च करता है 9 और B खर्च करता है 5। ये इनके खर्च का अनुपात हो गया। अब तीसरी चीज़ आप सबको पता है, ये पहले कमाया फिर खर्च किया, लास्ट में जो बचता उसे बचत कहते हैं। क्या कहते हैं? बचत। तो यहाँ बचत का रेशियो लिख लो या जो भी दिया है आप लिख लो। बचत भैया क्या है, बचत इन लोगों ने की, A और B की यहाँ बचत भी होगी, वो भी लिख लेते हैं। A बचाता है कितना, A बचाता है 1300 रुपया और B बचाता है 900 रुपया। एक चीज़ बताओ, यहाँ रुपए में गिवन है, यहाँ पर रुपया गिवन है, लेकिन दोनों जगह क्या गिवन था, दोनों जगह अनुपात गिवन है। तो अब क्या करेंगे, अब सवाल को समझेंगे, ध्यान दीजिए, अब सवाल को समझेंगे। यहाँ दोनों की आय पूछा है रुपए में, A और B की, तो कर लेते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले एक चीज़ बताइए, क्या ये अनुपातिक वैल्यू रियल वैल्यू हैं? तो आप लोग कहेंगे सर नहीं, जब भी अनुपात में हो इन्हें हम मान लेते हैं, इनके साथ कोई वेरिएबल ऐड कर लेते हैं। जैसे कि माना A की आय 5x है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, A कमाता है 5x रुपया और B कितना कमाता है, B कमाता है 3x रुपया। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। एक चीज़ बताओ, अगर आय में हमने वेरिएबल x माना है तो अब फिर से हमें अनुपात मिल रहा है। अगर एक ही बार अनुपात होता तब तो एक वेरिएबल में काम चल जाता, लेकिन खर्च में भी रेशियो दे दिया इसने। तो अब आय और खर्च एक ही तरह नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। तो आप अगर इसको x माने हो तो इसको कोई और वेरिएबल, अदर वेरिएबल मानना पड़ेगा, y मान लो। क्या मान लो? y मान लो। माना A का खर्च 9y है, ठीक है, और B का खर्च, इसमें y लगाने पे क्या जाता है आपका, कुछ नहीं जाता, ना आपका ना मेरा। माना B का खर्च 5y है। अब ये रियल बन गया, ये रियल नंबर बन गया क्योंकि इसमें मैंने वेरिएबल ऐड कर दिए। अब आप सबको पता है कि जब खर्च में से, सॉरी, आय में से खर्च को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ चीज़ बचत कहलाता है। बचा हुआ जो पैसा होता है वो आपका सेविंग होता है। तो यहाँ से A ने कमाया 5x
गंवाया 9y, बचाया कितना 1300। तो समीकरण आपका तैयार हो जाएगा कैसे कि भैया 5x में से अगर इतनी आमदनी में से इतना खर्चा निकाल दें यानी 9y, तो बचत कितनी कर रहे हैं ये भैया 1300 रुपये की बचत कर रहे हैं। समीकरण नंबर 1 आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है, अब एक चीज़ और समझो, यही काम तो बी भैया भी किए हैं, तो समीकरण 2 बनेगा। इनकी आय थी 3x, ठीक है, और इनका खर्च कितना था 9y, तो 5y। अब बराबर बचा कितना रहे हैं ये 900 रुपये बचा रहे हैं। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब चले आइए, अब यहाँ से एक वेरिएबल आपको रिमूव करना है, तो किसी एक वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा। सेम किसको करो आप, सेम करो y को। क्यों? क्योंकि x का मान इन्होंने पूछा, आय पूछा और आय को मैंने x के रूप में माना है, तो आप यहाँ से रिमूव कर दो। और रिमूव करना क्या है, मन में ही कर दो कैलकुलेशन करके। एक समीकरण 2 समीकरण तैयार करने से बेटर है आप मन में कर लो या थोड़ा सा ओरली करने की कोशिश करो। और नहीं कर पाओगे तो मैं ही करवा रहा हूँ आपको। देखो ये 9 है और ये 5 है भैया, ये अलग अलग हैं सारी संख्या, कुछ कर ही नहीं सकते, अलग अलग हैं, कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। तो एक वेरिएबल यहाँ पे आपको गायब करना होगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। देखो 9 है और ये 5 है। 9 और 5 को अगर सेम बनाना है तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 9 को 45 बनाओगे और 5 को भी 45 बनाओगे। 45 से 45 ये कट जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसको आप लोग भूल जाओ क्योंकि ये 45 से 45 कट गया, लेकिन यहाँ आपने 5 से गुणा किया था तब ये 45 बना था। तो मैथ कहती है अगर बीच वाले में करोगे तो तीनों पदों में करने पड़ेंगे, मतलब बराबर के इधर भी बराबर के उधर भी। तो 5 से यहाँ किया तो आपने क्या बना था, ये 25x बना था कि नहीं बना था? आप कहोगे हाँ सर ये 25x बना था। तो मैं समीकरण नंबर 3 लिख लेता हूँ। 25x बना था माइनस, सर ये कितना बना था 45, इसको छोड़ो। सर ये कितना बना था आगे, ये बना था आपका, चलो लिख ही लेता हूँ, ये 45y बना था क्योंकि इसको भी रिमूव करना है। 45y बना था बराबर, सर ये 5 से गुणा हुआ था तो 13 पंजे 6500 बना था। इतना समझ गए। ये 5 से मैंने गुणा करके इन सबको बना दिया। देखिए 5 से तीनों पदों में गुणा करने पर, ठीक है, ये इतना ये इतना ये इतना बन गया। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, अब ध्यान दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये देखो, अब करोगे यूं कि यहाँ पर जो है ये 25 हो गया, इसको कैसे बनाओगे 45, 9 से जब इसमें गुणा करोगे तो 27 हो जाएगा। 27x माइनस 45y और बराबर कितना हो जाएगा, 9 से 8100 हो जाएगा। ये आपके समीकरण 3 और 4 बन जाएंगे क्योंकि ये तीसरे चौथे बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि एक वेरिएबल रिमूव करना आपको। एक चीज़ बताओ, ये माइनस कर लोगे या आप कुछ मत करो, बड़े वाले में से छोटा घटा दो। 27 में से 25 जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। 45 में से 45 जाएगा, 27 में से 25 जाएगा 2x का मान आपका यहाँ से घट जाएगा 8100 में से, तो 0 0 और 1 में से 5, 11 में से 5 जाए 6, ठीक है। और आपका यहाँ से 7 में से 1 जाए 1600। अगर मैं कहूँ बच्चे 2x का मान 1600 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसका आधा। x बराबर क्या आ जाएगा, 800। अब x बराबर 800 आपके सवाल का आंसर नहीं है, बल्कि आपको और निकालने की थोड़ी आवश्यकता है। अगर x 800 के बराबर है तो हमसे पूछा है कि a की सैलरी और b की सैलरी कितनी है। तो a की सैलरी 5x है, a की सैलरी कितनी है, 5x है। अगर एक x का मान 800 है तो 5 और मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40। इसलिए 5x का मान कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। और 3x का मान, एक x बराबर है 800 के, तो 3x बराबर होगा 8 गुणे 3 करोगे तो बच्चा भी बता देगा सर 8 गुणे 3 2400 होता है। ये b की कमाई है, यानी दूसरे बंदे की कमाई है, और ये पहले बंदे की कमाई है। यही आपसे पूछा गया था कि पहले बंदे की और दूसरे बंदे की जो है सैलरी क्या होगी, आय क्या होगी। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों समझ में